हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल दीपक सर लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। और साथ ही साथ में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि जब किसी चार्ज को मोशन कराएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो उस पर कितना लगेगा फोर्स। और क्या पढ़ेंगे जब चार्ज को हम जो है मोशन कराएंगे परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और क्या पढ़ेंगे, तीसरा केस पढ़ेंगे कि जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से किसी थीटा एंगल पर मोशन कर रहा है तो उस पर लगेगा कितना फोर्स। तो ये सारे भी कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं और साथ में एक दो अच्छे न्यूमेरिकल भी करेंगे इस टॉपिक से। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिएगा, ये फिगर बना हुआ है आपके सामने, कुछ नहीं है, ये हमने बना दिया है कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो आप समझिएगा कि ये एक्स एक्सिस हमारा इस तरफ है और वाई एक्सिस इस तरफ से, और ये जो जेड एक्सिस है हमने कल भी इस चीज का जो है लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये हमारा ऐसे है बेटा, ठीक है। तो इसको केवल बोर्ड में जब दिखाया जाता है तो ऐसे दिखा दिया जाता है, बाकी ये ऐसे है नहीं, तीनों एक्सिस कहीं ना कहीं एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही है। तो इसका अगर हम नेगेटिव एक्सिस देखेंगे तो ये कुछ ऐसे जाता हुआ नजर आएगा जेड एक्सिस का, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा जेड नेगेटिव वाला आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये मान के चलते हैं, चलिए हमारा जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो कुछ ऐसे रखा हुआ है, जेड के साथ ही रखा हुआ है। अब यहाँ पे तो जेड ऐसे दिख रहा है तो मान लेते हैं चलिए करंट कैरिंग कंडक्टर हमारा जो है वो ऐसे ही रखा हुआ है, जेड के साथ करंट कैरिंग कंडक्टर जो है हमारा वो इस तरह से रखा हुआ है। मान के चलते हैं, चलिए 3D में थोड़ा सा इसका बना लेते हैं बढ़िया से। तो इस तरह से करंट कंडक्टर हमारा रखा हुआ है। इसका क्या है, ये पूरा क्या है, इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये इसका क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। और मान लेते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर की जो लेंथ है वो क्या है, एल है। अब इसमें बच्चों अगर ये हम अज्यूम करें कि मान लीजिए करंट की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में हमारा जो करंट है वो फ्लो हो रहा है, तो जब करंट इस डायरेक्शन में से फ्लो हो रही होगी तो ये सोचो कि इसमें जो फ्री नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है वो किस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह पाएंगे कि जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा वो कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे होंगे। और जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में हम लोग करंट फ्लो करते हैं तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मोशन करते हैं, ये पिछले वाले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा भी था कि जब इलेक्ट्रॉन जिस एवरेज वेलोसिटी से मोशन करते हैं किसी कंडक्टर में तो इस वेलोसिटी का नाम क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो कहीं ना कहीं इनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे, जिसकी डायरेक्शन भी इधर ही होगी। तो ये करंट करेक्टिंग जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है उसको मान लेते हैं कि वो इस डायरेक्शन में, मतलब कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो कुछ पिछले वाले फार्मूले जो हमें आने चाहिए वो कौन कौन से थे, एक था I = NEAVD, दिस इज द रिलेशन बिटवीन drift velocity and current, and also a formula that F = QVB, also discussed in previous lecture। इस फार्मूले को भी हमने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो जहां अगर फोर्स की डायरेक्शन हमको निकालनी होती थी तो क्या होता था कि F = क्या करते थे, V क्रॉस B के साथ चले जाते थे। ये भी हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए था। अब हम इस करंट कैरिंग, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड पे रखा हुआ है तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इसकी बात करते हैं। तो आपको ये पता होगा कि जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, अगर वॉल्यूम भी मैं यहीं पे लिखे देता हूँ, जो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है वो आपको पहले पता होना चाहिए। वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है एरिया इंटू लेंथ, ये याद होना चाहिए। अगर एरिया का नोटेशन मैं ए ले लूं और लेंथ का नोटेशन एल ले लूं तो मैं वॉल्यूम को लिख सकता हूं V × AL, ठीक। और यहां पर जो आपने N कंसीडर किया था ये क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, जहां N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वैल्यू। तो कहीं ना कहीं बच्चों की ये एक यूनिट, मतलब देखो जो भी कंडक्टर उसके अंदर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे,
तो उसके एक यूनिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसकी संख्या घट सकती बढ़ सकती है, फिक्स नहीं है। तो अगर टोटल इलेक्ट्रॉन किसी सर्किट में कैपिटल N है और उसको मैं उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ पर यूनिट इलेक्ट्रॉन, N बराबर कैपिटल N अपॉन V, दिस इज V फॉर वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम है। अगर मुझे यहां से टोटल इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कहीं ना कहीं मुझे N को V से मल्टीप्लाई करना होगा, इधर डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो वॉल्यूम का भी फॉर्मूला भी मैंने बताया क्या होता है बच्चों, एरिया इनटू लेंथ। तो कहीं ना कहीं मैं टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो कितने होंगे, N, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं वॉल्यूम को A इंटू L, तो NaL इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। 100 बात की एक बात। अब अगर मुझे चार्ज चाहिए हो तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या था कि प्लस माइनस एनी। तो जो तो प्लस माइनस क्या होता था, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आता था। मोटा मोटा कॉन्सेप्ट तो यही था कि टोटल इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था उससे मल्टीप्लाई कर देना था। तो Q इक्वल टू एनी, ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुटअप करें तो हमें क्या मिलेगा, Q इक्वल टू NaL और E। ये क्या मिल जाएगा, NaLE, यानी टोटल नंबर, टोटल चार्ज हमें मिल जाएगा कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर चार्ज कितना है, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उनकी चार्ज कितना है। तो बस अब क्या करना होगा, इसको मैं इस फॉर्मूले पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अब आगे हमारे पास क्योंकि वैल्यू रखेंगे NaLE और आगे हो जाएगा V। अब ये ध्यान रखिए, ये हमने केवल एक फॉर्मेट टाइप का फॉर्मूले में लिया है। ये जो वेलोसिटी थी वहां आपने देखा ही था, जिस पर चार्ज मोशन कर रहा था, यहां पर भी चार्ज मोशन कर रहा है, लेकिन वही वेलोसिटी है जो टिप टू वेलोसिटी थे। तो वेलोसिटी दोनों यहाँ सेम ही है, बस यहाँ पे वेलोसिटी जो चल रही है साथ में किसको कंसीडर कर रहे हैं, तो आज कंसीडर कर रहे हैं डिप टू वेलोसिटी। तो ये डिप टू वेलोसिटी ही है हमारे पास। तो ये यहाँ के लिए फोर्स जो लग रहा है जिसकी वजह से डिप टू वेलोसिटी की बात है, तो रेफरेंस वही है। अब यहाँ पे आगे क्या है, B साइन थीटा। अब इसको समझिएगा, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, मैं L को थोड़ा सा बाहर कर देता हूं कुछ और VD को अंदर लेके आता हूं। तो फॉर्मूला क्या किस फॉर्मेट हो जाएगा, NaEVD, और L को कहीं ना कहीं यहां से बाहर कर दिया और B साइन थीटा। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये कुछ और नहीं लिखा है बच्चों, ये हमारा कहीं ना कहीं यही तो लिखा है, करंट NEA आगे पीछे करके। तो फॉर्मूला एक नया हमको देखने को मिल जाएगा, ILB साइन थीटा। ये फॉर्मूला, ये कौन सा फॉर्मूला है, तो जब किसी मैग्नेटिक फोर्स किसी ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे हम लोग फ्लो करेंगे करंट को, तो उस पर फोर्स लगेगा, और वो फोर्स भी उस पर कितना लगेगा, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मैग्नेटिक फील्ड में हो तो उस पर फोर्स लगेगा F इक्वल टू ILB साइन थीटा। अब इसकी अगर डायरेक्शन चाहिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर वही स्क्वायर रूल, राइट हैंड कर्ल रूल, जो भी आप चाहें बोल सकते हैं, उसे से हम निकाल पाएंगे। यानी L क्रॉस B अगर हम कर दें, यानी L से B की तरफ अंगुलियों को घुमा दें, तो हमें डायरेक्शन मिल जाएगी फोर्स की। तो ये कहीं ना कहीं हमारा क्या होने वाला है, फॉर्मूला होने वाला है किसके लिए, करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। जो कोई करंट कंडक्टर है उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ये उसके लिए फॉर्मूला है। ठीक है, आई होप बात समझ में आई होगी। अब हम इसके कुछ केस की डिस्कशन करते हैं कि जब हमारा करंट जो है एक चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मोशन करता है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, फिर अलग अलग वेराइटी ऑफ परपेंडिकुलर मोशन करता है। तो चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहला केस बच्चों डिस्कस करते हैं कि जब हमारा चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मोशन कर रहा है, यानी
ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, ऐसे इस तरीके से आप देखिएगा। और इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड जो इस डायरेक्शन में है अभी, तो ये मान के चलते हैं अगर पॉजिटिव चार्ज हमारा इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो इसके लिए जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 डिग्री होगी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा केस क्या है, अगर मान लो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, दोनों तरह के केस हम बता दे रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इधर है और ये चार्ज हमारा इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड की मोशन कर रहा है ऐसे चार्ज। तो ऐसे केस में जो हमारे थीटा की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 180 डिग्री। मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चार्ज मोशन करे या इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चार्ज मोशन करे, दोनों के केस में आप देखिए क्या होगा। अगर इसमें देखें तो फॉर्मूला क्या होने वाला है, F = Q V B sin थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू 0। तो यानी कि फोर्स क्या लगेगा, यानी कि जब हमारा चार्ज मोशन कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो उस पर फोर्स लग रहा है 0। और यहां पर भी आप देखिएगा कि अगर F = मैं QVB sin 180 लिख देता हूं यहां पे, तो sin 180 की वैल्यू भी कितनी होगी, 0 होगी। तो ऐसे केस में F = टोटल वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी, 0। यानी इस केस में भी बेटा कोई फोर्स नहीं लगेगा, यानी चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मोशन करे या इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मोशन करे, दोनों के केस में फोर्स जो है वो 0 लगेगा। अब सेकंड केस लेते हैं कि जब हमारा चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के साथ, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो इनवर्ड हो, डजंट मैटर, बस ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब हमारा चार्ज मोशन कर रहा है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। चलिए तो बच्चों अब हम ये देखते हैं कि जो चार्ज हमारा है वह मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे बिना देरी के मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। ये क्रॉस से इसलिए दिखा रहे हैं कि आप समझ पाए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर दिस बोर्ड क्या है, इनवर्ड, यानी इस बोर्ड के इनवर्ड आपको क्या देखने को मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं अंदर की ओर है। और इस डायरेक्शन में अब मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऐसे है और चार्ज हमारा अगर ऐसे मोशन कर रहा है, देखिएगा चार्ज ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, चार्ज हमारा ऐसे मोशन कर रहा है। तो अगर आप इसको मैं ऐसे घुमा के आपको दिखाऊं तो देखिए कितना डिग्री बनना है, 90 डिग्री। यही चार्ज बाहर तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर तरफ होती, चार्ज ऐसे मोशन करता तब भी आपका 90 डिग्री ही होता। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड ले या बाहर की साइड ले, कोई दिक्कत नहीं। तो समझते हैं कि क्या कहानी होगी अगर यहाँ पे चार्ज मोशन करता है। देखिएगा चार्ज मान लीजिए यहाँ पे अभी है ऐसे और इन द डायरेक्शन ऑफ दिस जो है वो चलना चाह रहा है। तो अब हमें डायरेक्शन चाहिए कि इस पे फोर्स किधर लगेगा। तो देखेंगे कि हमारे पास एक स्क्रू रूल है, राइट हैंड से भी आप क्या कर सकते हैं, V क्रॉस B से, यानी V की तरफ आपको उंगलियों को तानना है और B डायरेक्शन में उंगलियां कर्ल कर लेंगे तो आपको थंब बताएगा कि फोर्स किधर लग रहा है। तो ऐसे V इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो आप इस तरह उंगलियां कर्ल करेंगे तो अंगूठा उधर लग रहा है ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, यानी फोर्स डायरेक्शन कहीं ना कहीं यहाँ पे ऊपर की तरफ होगी। तो जब ये चार्ज ऊपर की तरफ चलेगा तो इस पे जो है ऐसे ऐसे ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो जब इस पॉइंट पे आएगा, लॉजिक समझो, जब इस पॉइंट पे आएगा तो वेलोसिटी इधर हो चुकी होगी इसकी चार्ज की, उसको मैं यहाँ पे ब्लू कलर से मेंशन कर देता हूं। तो ये फोर्स हमारा इधर लग रहा है। देखिए आप ऐसे करेंगे तो जो थंब आ रहा है वो इधर आ रहा है। ऐसे ही जब फोर्स इधर लगेगा तो ये आता हुआ इधर आ जाएगा, इधर से घूमते घूमते। तो जब इस पॉइंट पे आएगा तो देखेंगे वेलोसिटी इसकी जो हो रही होगी वो कौन सी वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में होगी। और इस डायरेक्शन के साथ साथ जब अंगुलियों को अभी भी आप मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन घुमाएंगे तो थंब कहाँ आ रहा होगा, नीचे आ रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है, अब इस डायरेक्शन में फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है। इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स ऐसे लग रहा होगा नीचे की तरफ, तो ये हमारा ऐसे आ रहा होगा। तो जब इस पॉइंट पे आएगा बेटा तो ये देखिएगा वेलोसिटी इसकी कहाँ हो रही होगी,
इस पॉइंट पे जब आएगा तो इसकी वेलोसिटी जो है इधर होगी। तो जब वेलोसिटी इधर होगी तो अंगूठा देखिए इधर पॉइंट करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो कुल मिला के यही साइकिल चलता रहेगा। हमारा जो ये चार्ज है वो कैसा मोशन करेगा, ये चार्ज हमारा चार्ज का जो मोशन कैसा होगा, जो चार्ज का मोशन होगा वो एक सर्कुलर मोशन होगा। कैसा मोशन होगा? सर्कुलर मोशन होगा। ये एक बार इसको फिर से अपने हाथ से भी आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ सर्कुलर मोशन ही होगा सर, ये तो बढ़िया बात है। अब थीटा कितना ऑलवेज रहेगा? थीटा जो हमेशा रहेगा, देखिएगा v इधर है b अंदर है, तो थीटा ऑलवेज 90 ही रहेगा। मैंने क्लास 11 में एक आपको टॉपिक आपने पढ़ा होगा, देखिए अगर हमारी क्लास में होते तो हम आपको पढ़ा रहे होते, ऐसे आप जहां भी पढ़ रहे हैं वहां भी क्लास टीचर ने आपको एक टॉपिक पढ़ाया होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो वो सेंटर की तरफ में फोर्स लगाता है, दैट फोर्स नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो कितना होता है? F इक्वल टू mv² अपॉन r, दिस इज FC। इसको नोटेशन में यही लिख देते हैं। अब यहां पे ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये पोस्ट होता है। पोस्ट का मतलब क्या है? ये नहीं है कि यही इसी की जिम्मेदारी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स यही सर्कुलर घुमाएगा। जो कोई भी इसको चार्ज, कोई भी ऐसा फोर्स जो किसी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन दे रहा है उसको ही हम इसके बराबर कर देते हैं कि तुम भी यही, मतलब जैसे प्रिंसिपल की कुर्सी है तो अगर शर्मा जी प्रिंसिपल बैठे हैं तो उसको कहा जाएगा शर्मा जी प्रिंसिपल है। वर्मा जी बैठे हैं प्रिंसिपल कुर्सी में तो वर्मा जी प्रिंसिपल है। तो जो कोई उसमें बैठा वही प्रिंसिपल। ऐसे ही फोर्स में यहां पर ये फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स हमारा है कितना? तो ये वाला फोर्स जो हमारे पास है वो है QVB sin थीटा। साइन थीटा कितना है? sin 90 है, sin 90 वैल्यू 1। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो होता है mv² अपॉन r। तो मान के चलिए जिस भी रेडियस में घूम रहा है, ये वाली जो इसकी रेडियस है, सेंटर के अराउंड जो इसकी रेडियस है वो मान लेते हैं r है। तो ऐसे केस में इसके लिए जो फॉर्मूला बन जाएगा वो mv² अपॉन r, सेंट्रीपिटल फोर्स इतना लगेगा। तो दोनों फोर्स कहीं ना कहीं बराबर इसलिए हो जाएंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे की भूमिका के लिए ही जाने जाते हैं। अब यहां से एक v हमारा जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? r इक्वल टू mv अपॉन qb। इसके लॉट ऑफ फॉर्मूले हम आपको बनवा देंगे आज, आप याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला कैसे भी आपकी बोर्ड एग्जाम में आ जाए, घबराना नहीं है, सारी चीजें आपकी होती जाएंगी। ठीक है, एक से बढ़ के एक सारे फॉर्मूले हम आपको करवाते जाएंगे। अब एक फॉर्मूला आपने काइनेटिक एनर्जी का पढ़ा होगा, k इक्वल टू हाफ mv²। इस फॉर्मूले को मैं कैसे बनवा सकता हूं? देखिएगा k इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? अगर मैं k इक्वल टू इसकी बात करूं तो यहां पे आप समझोगे कि अगर मैं यहां से एक बार ऊपर m से मल्टीप्लाई कर दूं, एक बार नीचे मल्टीप्लाई करूं, तो ये क्या हो जाएगा? m² v² अपॉन m, ऐसा हो जाएगा। और क्या हो सकता है? तो k इक्वल टू हाफ mv², और मैं इसको mv को एक साथ लिख सकता हूं, स्क्वायर अपॉन m कर सकता हूं। यहां mv क्या है आप यही समझ लीजिए पहले कि mv क्या है। mv इज ए मोमेंटम, p इक्वल टू mv होता है। तो यहां से मतलब कि हम इस फार्मूले को और समराइज कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इस फार्मूले को? अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो r इक्वल टू p अपॉन qb भी लिख सकता हूं, ये भी हो सकता है। देखिए दो फार्मूले आपके लिए रेडियस की तैयार हो गए। अब यहां से मैं और एक दो फार्मूले लेके आ रहा हूं। देखिए mv हो गया यहां से, तो k इक्वल टू हाफ mv, तो ये हो गया p² अपॉन m। तो यहीं से अगर मैं p² बराबर लिखूंगा इस चीज को तो क्या हो जाएगा? 2mk, और p इक्वल टू लिखना चाहूंगा तो अंडर रूट क्या आ जाएगा? 2mk, ये आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूं तो नया रेडियस का फॉर्मूला हमें देखने को मिल जाएगा, अंडर रूट 2mk अपॉन qb, एक फॉर्मूला ये देखने को मिल जाएगा हमें। ठीक है बच्चों, और क्या फॉर्मूला देखने को मिल सकता है? देखिए और मैं भी आपके लाटा फॉर्मूले यहाँ पे बनवा देता हूँ, चलता रहूंगा भी और भी कांसेप्ट लूंगा इसके, लेकिन पहले आप कुछ फॉर्मूले इसकी प्रैक्टिस कर लो।
एक फॉर्मूला और भी होता है K इक्वल टू QV। तो यहाँ पे अगर मैं QV सब्स्टिट्यूट करता हूं देखिएगा तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2mQV, ये अंदर हो गया। और अगर मैं इस B को बाहर लिखे दे रहा हूं, अगर मैं इस Q को अंदर लिखना चाहूं, B को बाहर Q को अंदर लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट करके लिख सकता हूं। चलिए अभी नेक्स्ट में लिखते हैं। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, क्या कर सकता हूं अंदर, अगर मैं इसको अंदर रूट के अंदर लिखना चाहूं तो लिखूंगा मैं ऐसे ही उसको, देखिएगा 2mQV अपान, यहां पे बच्चों B हमने कर दिया है बाहर थोड़ी देर के लिए और अंदर लिख दिया है Q², देख पा रहे होंगे। तो यहां से Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा, R इक्वल टू 1/B अपान अंडर रूट 2mV अपान Q। यानी आपका रेडियस का फॉर्मूला इसके फॉर्म में भी आपको देखने को मिल जाएगा, देख लीजिएगा। यहां तक कोई भी फॉर्मूला में आपको दिक्कत नहीं होगी, 3-4 फॉर्मूले सब हमने आपको बता दिए हैं। जितने भी जरूरत लगे आप बनाते रहिए, तमाम सारे फॉर्मूले आपके बनते रहेंगे। एक फॉर्मूला आपका ये हो गया, एक फॉर्मूला आपका ये भी चल जाएगा, कहीं ना कहीं आपका पोटेंशियल के फॉर्म में आ जाएगा, देखिएगा। एक फॉर्मूला आपका ये हो गया, नोट कर लीजिएगा इसको। तमाम सारे फॉर्मूले हम आपको बनवाते रहेंगे, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं, कहीं भी सवाल लगे कि आपको बनाना आना चाहिए, बात ये है। अब यहाँ पे अगर मैं रेडियस की, अब एक सर्कुलर अगर वो मोशन करता है, चैप्टर में आता है कि एक पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करता है तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो टाइम का सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कहीं ना कहीं यही होने वाला है। अब डिस्टेंस क्या है, ये पाथ हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन के लिए जो डिस्टेंस है वो 2πr हो जाएगी और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। कहीं ना कहीं यही तो हो जाएगा, 2πr अपान v। सब कुछ देखिएगा ऐसे चलता रहेगा। अब यहां से कुछ भी आप चेंज करना चाहें तो आपका आराम से बदल सकते नहीं बदल सकता, देख लीजिए। आप r के तमाम सारे मान रख के, आप जितने भी r की वैल्यू आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, एक r की वैल्यू ये है, एक r की वैल्यू आपके पास ये है, एक r रेडियस की वैल्यू ये है, एक ये है, ये है। जितने चाहे उतने फॉर्मूले यहाँ पे रखे और तमाम सारे फॉर्मूले टाइम पीरियड के बनते जाएंगे। तो 2πr में एक फॉर्मूला आपको रख के दिखा रहा हूं, क्या हो जाएगा, mv और अपान qv और ये v। एक v कहीं ना कहीं हमारा यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2πm अपान qv। और ऐसे ही आप बाकी फॉर्मूले खुद से ट्राई कर लीजिएगा बनाने के लिए, सब फॉर्मूले आपके बन जाएंगे। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं यहीं पे वो भी बता दे रहा हूं। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/t होता है। तो अगर मैं यहाँ पे t रखूंगा तो वैल्यू जो है टर्न हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, qb अपान 2πm हो जाएगा। तो जब t के कई सारे वेरिएशन मिलेंगे तो f के भी कई सारे वेरिएशन मिलेंगे, तो वो फॉर्मूले आप जो है सेल्फ बना लीजिएगा। यहां तक कि कोई समस्या आपके लिए आनी नहीं चाहिए, ठीक है। सभी बातें आपको आई क्लियर हो गई हूँ। जितना क्वेश्चन में अंदर तक जाके पहुंचता है उतने सारे फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ। कुछ आपके लिए होमवर्क भी दे रहा हूँ कि टी के फॉर्मूले आप और बना देखिएगा, आर की अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, और फ्रीक्वेंसी के भी कुछ फॉर्मूले जब टी के जो बनेंगे उसी का आप इन्वर्स बदल देंगे तो एफ के भी फॉर्मूले को बनेंगे। एफ की यूनिट क्या होगी, आप हर बार हर्ट्ज से ही लिखेंगे या फिर सेकंड इनवर्स लिखेंगे, क्योंकि टाइम की पीरियड की यूनिट सेकंड होगी, तो उसको करेंगे पलटेंगे तो सेकंड इनवर्स हो जाएगी। तो यहाँ टाइम पीरियड की यूनिट सेकंड हो जाएगी, ठीक है। अब हम बच्चों अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं। क्या कॉन्सेप्ट हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट है कि जब चार्ज हमारा किसी एंगल पे मोशन कर रहा है तब उस पर कितना फोर्स लगेगा। चलिए लेके आते हैं अगले वीडियो में उसको। तो बच्चों अब देखते हैं इसका थर्ड केस, क्योंकि हमने 2 केस पढ़ लिए हैं कि जब चार्ज डायरेक्शन में मोशन करता है, दूसरा केस पढ़ा जब परपेंडिकुलर मोशन करता है, तब तीसरा केस पढ़ेंगे जब चार्ज हमारा मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी एंगल पे मोशन कर रहा है। चलिए तो ये मान के चलते हैं कि ये हमारा कोई चार्ज क्यों है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये अज्यूम कर लेते हैं कि वो इस डायरेक्शन में है। तो अब हमारा एक कोई
जो चार्ज है वो मान के चलिए कि इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी एंगल पर जो है ऐसे v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है चार्ज हमारा। तो अब कैसे इसका समझेंगे व्यवस्था को, समझिएगा कि जब v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो इस पे कैसे कहानी बनेगी। तो देखिए अब यहाँ पर इसके हम करेंगे वेक्टर कंपोनेंट। तो v का कंपोनेंट इस थीटा की तरफ जो आएगा वो क्या आएगा, v cos थीटा आएगा। यानी इसका जो इतना डायरेक्शन ऑफ यानी पैरेलल कंपोनेंट जो आएगा वो क्या आएगा, v cos थीटा। और इसके अपोजिट अगर हम कोई चीज लेके आएंगे, इसके अपोजिट, तो वो क्या आएगा, वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा और वो क्या होगा बेटा हमारा, v sin थीटा होगा। तो अब देखिए कभी कंपोनेंट इसको ऊपर की तरफ वेलोसिटी के लिए लेके जा रहा है इस चार्ज को, और जो पैरेलल कंपोनेंट वेलोसिटी का है ये इसको इधर मोशन कराने कर रहा है। कहीं ना कहीं दो बात है, v cos थीटा इसको इधर ले जाने की कोशिश कर रहा है और v sin थीटा इसको ऊपर की तरफ सर्कुलर मोशन कराने के लिए, मतलब ऐसे ऐसे मोशन कराने के लिए। क्योंकि हमें पता है कि जब चार्ज, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, चार्ज को अगर कोई ऐसे खींचेगा तो फिर से वो परपेंडिकुलर ऐसे ही हो जाएगा इस तरीके से। तो ये भाई परपेंडिकुलर रहेगा तो करेगा सर्कुलर मोशन है। तो ये हमारा जो चार्ज होगा कुल मिला के जब यहां से चलेगा तो एक कंपोनेंट इसको ऊपर खींच रहा होगा, तो मतलब वो इसके साथ कैसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर होने की वजह से ये गोल गोल घूमेगा। अब ये अगर न लगा होता v cos थीटा तो ये वहीं पे गोल गोल घूमेगा। अब ये v cos थीटा इसको आगे भी खींचेगा। तो ऐसे केस में हमारे साथ दो घटनाएं होंगी। ये जो चार्ज होगा बच्चों, वो सर्कुलर मोशन भी करेगा ऐसे, देखिएगा, और सर्कुलर मोशन करते करते ये आगे भी बढ़ेगा इस तरीके से। तो कुछ ऐसा मोशन हमें इसमें देखने को मिलेगा। तो ऐसे मोशन को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिकल मोशन। ये हमारा हेलिकल मोशन देखने को हमें मिलेगा। और ये जो यहां से यहां तक की इनके बीच में जो डिफरेंस है इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं पिच। तो अभी पिच क्या होती है तो तुमने बता ही दिया आपको। अब इसकी फार्मूला भी हम लोग निकालेंगे। फिर से समझिएगा जो बात हम लोग फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं तो इसके लिए फार्मूला क्या लगेगा। बाकी ज्यादा कहानी नहीं बनाने वाले हैं, बस यहाँ पर बहुत जल्दी से आपको निपटवा देंगे, देखिएगा इसको। तो फार्मूला क्या आपको बताया था हमने, F = QVB sin थीटा बताया था। अब यहाँ पे आप समझिए जो हमारा फोर्स इस पे लग रहा था वो परपेंडिकुलर वाला ही फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है और sin थीटा अभी भी जो हमारा है बच्चों वो sin 90 ही है अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले रहे हैं तब। तो sin B के साथ जो V का मोशन हो रहा है उसके लिए sin 90 ही है। तो sin 90 की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी फिर से। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो गया बच्चा, v sin थीटा। तो ये फिर से v sin थीटा, मैं इसको फिर से इस तरीके से लिखे दे रहा हूँ v sin थीटा। फिर से आप समझ लो क्या बता रहा हूँ। इसको ऐसे कर सकते हैं आप कि F = Q, v परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, v sin थीटा, और ये हो गया b। इसको मैं फिर से अगर अरेंज कर देता हूँ तो फॉर्मूला कहीं ना कहीं वही हमें देखने को मिल जाएगा, ये फिर से। अब दूसरा फॉर्मूला जो हमने सेंट्रीपिटल वाला फोर्स वाला पढ़ा वो क्या था, Fc = mv²। तो यहाँ पर भी v जो कंपोनेंट लेना वो जो गोल गोल कौन घुमा रहा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से गोल गोल घूम रहा है। तो फिर mv²/r हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पर भी इसका सेंट्रीपिटल फोर्स करते हैं तो क्या कहें, परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा हमारा v sin थीटा। तो mv² sin² θ/r। अब ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगे। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, QVB sin थीटा और अपान = mv² sin² θ/r। कहीं ना कहीं हमारा देखिएगा एक v फिर से कैंसिल हो जाएगा और sin थीटा की वैल्यू फिर से एक कैंसिल हो जाएगी। तो हमें r क्या देखने को मिल जाएगा, mv sin थीटा और अपान QB। ये हमें रेडियस में देखने को मिल जाएगा, यानी कि रेडियस के साथ ये कहानी मिल जाएगी। अब क्या, अगर रेडियस पता चल गया तो अगर हमें चाहिए होगा टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड हमने बताया था, लेकिन टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा फिलहाल, लेकिन तब भी आप करके देख सकते हैं। टाइम पीरियड क्या होता था, 2πr और अपान वेलोसिटी। अब यहां पे जो r का कंपोनेंट आप ले रहे हैं
वो क्या लेंगे, फिर से मैंने बताया ना यार कंपोनेंट कौन सा लेना है वाला, जो आपने ऊपर लिखा है, क्या लिखा है, mv sin थीटा और अपान qb, यही तो लिखा है इसका, मैं यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ। और वेलोसिटी का जो कंपोनेंट आप ले रहे हैं, तो वेलोसिटी किसकी वजह से जो मोशन कर रहा है, चार्ज जो ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, तो घूमने का जो v कंपोनेंट है वो क्या है, v परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वही v sin थीटा ही है। भाई घुमा भी गोल गोल रहा है उसको कौन, v sin थीटा, तो वेलोसिटी उसमें v sin थीटा, ये तो v cos थीटा तो उसको खींच रहा है, घुमा v sin थीटा ही रहा है। तो यहां से आप देखेंगे साइन थीटा कहीं ना कहीं फिर से कैंसिल हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप ये बता सकते हैं कि 2 पाई m अपान क्यू भी फिर से आ जाएगा। मतलब कि इस हेलिकल वाले मोशन में भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला यही रहेगा, t इक्वल टू 2 पाई m अपान क्यू बी, यानी फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा, चाहे किसी भी एंगल से मोशन करे। और f इक्वल टू भी अगर आप निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, 1/t ही आएगा। और यहां पर भी आप जब रखेंगे तो वैल्यू पलट जाएगी, ये हो गया अपान 2 पाई m। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं फॉर्मूले आप ये भी पढ़ते रहेंगे। एक फॉर्मूला और याद आ गया है तो उसको भी आप कर लो, चाहे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होता है एक्चुअल में वो होता है 2 पाई बाई टी। 1/t की जो वैल्यू अगर आप यहाँ पे t और t 1/t को आप f लिख सकते हैं तो 2 पाई f भी हो जाएगा। और यहाँ पे f और t की अगर वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करते चले, अगर f की वैल्यू आप रखते हैं क्या, क्यू बी अपान 2 पाई m, तो हो जाएगा 2 पाई f की वैल्यू हो गई क्यू बी अपान 2 पाई m, तो 2 पाई यहां से कैंसिल भी हो जाएगा आपका, फिर से आप देखिएगा। तो ओमेगा इक्वल टू क्यू बी अपान m, यानी और भी फॉर्मूला को देखने मिल जाएगा, ये मिल गया आपका, ये मिल गया आपका, ये ओमेगा यानी ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो वो भी बता दिया हूं यहाँ पे। और अब ये कॉन्सेप्ट क्या रह जाता है, पिच क्या होता है। पिच एक प्रकार से डिस्टेंस ही है। तो स्पीड क्या है, तो इधर खींच कौन रहा था, ये पैरेलल वाला कंपोनेंट, तो v पैरेलल कंपोनेंट की बात करें तो जो टाइम लग रहा है सर्कुलर मोशन के लिए वो क्या है, वो ये है। t की बात करें तो t में कोई चेंज ही नहीं था, तो पिच हमारी क्या आ जाएगी, v पैरेलल कंपोनेंट, वो क्या है, v cos थीटा है, और जो t है वो है 2 पाई m अपान क्यू बी। तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला हमारे पास पिच का आ जाएगा कि 2 पाई m v cos थीटा और अपान क्यू बी, ये हमारी पिच आ जाएगी। यूनिट डिस्टेंस है तो आप मीटर में इसको आप बाद में लिख सकते हैं, ये हमारा पिच हो जाएगा। अब बच्चों इसके एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में इसके। तो बच्चों अब देखते हैं ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको कैसे करना है। ये क्वेश्चन हमारा सीबीएसई 2010 में पूछा भी गया था, वेरी सिंपल क्वेश्चन था। देखिए कैसे करना है, जो यहीं से बना हुआ क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, अ न्यूट्रॉन एंड अ प्रोटॉन मूविंग विद द सेम स्पीड, यानी वेलोसिटी कहीं ना कहीं सेम है बच्चों, एंड इंटर द सेम मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, रीजन एट राइट एंगल्स, यानी कि जहां पे एंटर कर रहे हैं उसके साथ राइट एंगल पर है, मतलब कि कहने सकते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, वही बात जो बता रहा था मैं। सो द ट्रेजेक्टरी, यानी कि आप उसके लिए पाथ ड्रा करना है, कैसे मोशन करेंगे पार्टिकल्स का इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में कैसे मोशन करेंगे। जब ऐसा तो मैंने बताया कि सर्कुलर मोशन करेंगे जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो और क्या पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ विच टू पार्टिकल्स में डिस्क्राइब। तो चलिए दोनों का हम लोग निकालते हैं। पहले सबसे पहले न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं। तो न्यूट्रॉन क्या होता है बच्चों, अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें, यहां पे समझिएगा जरा, तो न्यूट्रॉन होता है 1:2। 1:2 मतलब ये हो गया कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं जो हमारे पास चार्ज है इसके ऊपर वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और कहीं ना कहीं इसका जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो 2 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो इतनी बात तुमको याद होनी चाहिए। और ये याद रखिए कि क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि जो वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन है वही वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन है, यानी दोनों की वेलोसिटी सेम है और दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में भी चल रहे हैं। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड
ड्यूट्रॉन के लिए है वही मैग्नेटिक फील्ड प्रोटॉन के लिए भी। तो हमें रेशियो निकालना है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ व्हिच टू में बी डिस्क्राइब, यानी कि रेशियो ड्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का हमें रेशियो निकालना है। तो एक फॉर्मूला भी हमने बताया था R = mv/qb, अभी इसी लेक्चर में बताया है ना। तो उसी के बेस पे अगर हम ड्यूट्रॉन का मैं लिखना चाहूं तो Rd = मास ऑफ ड्यूट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ ड्यूट्रॉन, सिंबल वाइज चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन ड्यूट्रॉन। इसके बाद अगर मैं रेडियस ऑफ प्रोटॉन की बात करता हूं यहीं पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको लिखेंगे मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्रोटॉन। अब रेशियो निकालना है तो दोनों चीजें हम डिवाइड कर देंगे। जैसे हम डिवाइड करते हैं तो हमें देखने को ये मिलेगा, देखिएगा क्या होगा, डिवाइड करते हैं तो बहुत अच्छे से समझने में आएगा क्या करना है आपको। तो मास ऑफ ड्यूट्रॉन, देखिए सवाल कभी भी बोर्ड में बहुत खतरनाक या भयंकर कैलकुलेशन वाला सवाल नहीं देता। सवाल जो भी देगा कंसेप्चुअल देगा, कैलकुलेशन उसमें बहुत कम होगा क्योंकि टाइम एक लिमिटेड होता है, उतने में ही आपको क्वेश्चन करना रहता है बच्चों। तो इसलिए आप लॉजिकल समझिएगा क्वेश्चन क्या है कि वेलोसिटी सेम है तो कहीं ना कहीं दोनों की वेलोसिटी को कैंसिल कर सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर सकते हैं, और दोनों पे चार्ज भी कहीं ना कहीं सेम ही है। तो चार्ज भी सेम होगा तो चार्ज भी हमारा यहां से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब बचा क्या हमारे पास बच्चों, बस मास ऑफ ड्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन की कहानी। तो इसको लिख लेते हैं, तो रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन अपॉन रेडियस ऑफ प्रोटॉन अपॉन क्या हो जाएगा, मास ऑफ ड्यूट्रॉन और अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, यही बचा यहाँ पे। तो मास ऑफ ड्यूट्रॉन क्या है, वो 2 × मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। तो रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन अपॉन रेडियस ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2 × मास ऑफ प्रोटॉन। ये होता है, क्वेश्चन में नहीं गिवन है, ये होता है बच्चों, ना पता हो तो इसको नोट कर लीजिएगा, और अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। तो एक मास ऑफ प्रोटॉन कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो यहाँ बचेगा 1 कह सकते हैं। तो रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन अपॉन रेडियस ऑफ प्रोटॉन जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2/1। तो यहां से रेशियो में भी आ सकता है, रेशियो बताना है तो आप बता सकते हैं कि रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन रेडियस ऑफ प्रोटॉन के साथ कितना हो जाएगा, 2:1 में आ जाएगा यहां से, ठीक है। और ये भी आप कह सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन होगा वो कहीं ना कहीं रेडियस ऑफ प्रोटॉन का डबल होगा, ठीक। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2 × रेडियस ऑफ प्रोटॉन, इस तरीके से। अब इसके लिए हमें पाथ ड्रा करना है, ट्रेजेक्टरी बनानी है हमें। तो कैसे बनाना, ध्यान समझो। ये मान लेते हैं कि ये हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ है, इस तरीके से इनसाइड है, जिसपे हमें पाथ ड्रा करना है। तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ट है। तो इस पे अगर हमारा कोई पहले मान लीजिए रेडियस ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन किसी रेडियस से, मान लीजिए हमारा प्रोटॉन हो गया जो किसी रेडियस में मोशन कर रहा है, तो उसका ट्रेजेक्टरी पाथ मान लीजिए, 1 मिनट, तो मैं छोटा बनाता हूँ क्योंकि जगह यहाँ पे कम है बच्चों, तो थोड़ा सा मैं वैसे बनाता हूँ कि ये हमारा मान लीजिए जब चार्ज मोशन किया तो उसका जो पाथ रहेगा वो कैसा रहेगा। ये मान लीजिए ये छोटा सा पाथ उसका मैं बना देता हूँ। ये हो गया पाथ किसका, ये हो गया रेडियस किसके, रेडियस ऑफ प्रोटॉन, और जिसमें ये मोशन कर रहा है ये वाला। वहीं पे अगर हमारा कोई ड्यूट्रॉन मोशन करता है तो इसकी डबल रेडियस, यानी ड्यूट्रॉन का अगर जब लेके आएंगे तो इसके साथ डबल रेडियस के साथ मोशन करेगा वो, तो उसका जो रेडियस हो कहीं ना कहीं सर्कुलर मोशन होगा वो इसके साथ ऐसा होगा, यानी डबल होगा। तो उसके लिए ट्रेजेक्टरी पाथ ये होगा और रेडियस न्यूट्रॉन ये होगा। इस तरीके से दोनों क्या करेंगे, मोशन करेंगे। तो अब बच्चों लेके आते हैं अगला क्वेश्चन। तो बच्चों अब हम ये लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। 1-2 सवाल हमने करा दिए हैं और इसके अलावा और भी आप क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस स्वयं से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन में अगर डाउट भी होता है तो उसको आप टाइप कर दीजिए क्वेश्चन, तो उसको मैं अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा। वैसे अदरवाइज मैं इतना कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ इसी टॉपिक पे आपके क्वेश्चन आएंगे भी, और यही टॉपिक आपके बोर्ड के लिए सफिशियंट भी, बहुत ज़्यादा एडवांस में भी पढ़ने की आपको जरूरत यहाँ पे नहीं। चलिए आइए सवाल देखिए क्या है यहाँ पे। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास 0.-30 kg अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड moves in the circle of radius 2 centimeter.
रेडियस आपको दे दिया है बच्चों, एट अ स्पीड 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, स्पीड भी आपको दे दिया है। इफ अ प्रोटॉन ऑफ मास, प्रोटॉन का मास दिया गया है आपको 1.8 × 10⁻27 kg, वेयर टू मूव इन द सर्किल ऑफ द सेम रेडियस, यानी सेम रेडियस में ही मोशन करता है, इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों की सेम है। देन फाइंड द स्पीड, इट्स स्पीड, यानी कि कहीं ना कहीं आपको प्रोटॉन की जो स्पीड है वो आपको निकालनी है। तो बच्चों जो जो आपको दिया गया है वो आप यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास क्वेश्चन में दिया है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन क्या है 0.9 × 10⁻30 kg। और इसके बाद बच्चों अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इसके बाद आपको रेडियस भी दिया गया क्वेश्चन में। तो रेडियस कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर के आपको क्वेश्चन में रेडियस भी दिया गया है। और वेलोसिटी क्या दिया है इसी के लिए, जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दिया गया है आपको 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड किया गया। और क्या पता है, यहाँ पे प्रोटॉन का मास पता है। तो अगर हम प्रोटॉन के मास की बात करते हैं तो दिया गया है 1.8 × 10⁻27 kg। और बाकी सब कुछ सेम है बेटा, कह रहा सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम है, दोनों की रेडियस सेम है। तो कहें कि ये सारी चीज़ें सेम हैं। और आपको जो बताना है वह ये बताना है कि वेलोसिटी कितनी हो। तो क्वेश्चन में सब कुछ बताया गया है कि सेम रेडियस से दोनों मोशन करते हैं। आगे यहाँ पर लिखा है कि सेम रेडियस, यानी कि दोनों कहीं कहीं रेडियस सेम ही है। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात कर लें तो भी यही है, और रेडियस ऑफ प्रोटॉन की अगर बात कर लें तो भी यही है। एक फॉर्मूला भी हमने आपको बताया था बच्चों, R = mv/qv। इसी फॉर्मूले का बेस आप बना लीजिए, सवाल आपको देखिएगा। तो अगर ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि दोनों ये सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन = रेडियस ऑफ प्रोटॉन, दोनों सेम है। तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए अगर लिखना चाहूँ तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड, ये सब सेम ही तो चल रहा है, कोई दिक्कत कह ही नहीं रहा है यहाँ पे। फिर इसके बाद आगे वो कह रहा है यहाँ पे प्रोटॉन के लिए लिखना चाहे तो मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑन प्रोटॉन और इक्वल इनटू मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें क्या चाहिए, कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो ये चार्ज भी तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन दोनों पे सेम ही होता है, केवल सिंबल का डिफरेंस रहता है। मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन में कह रहा है सेम है ही। तो अब केवल आपको क्या चाहिए, अब आपको केवल चाहिए वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, जो कि आराम से निकल आएगी। क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा नीचे, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आप समझेंगे तो ये मास ऑफ प्रोटॉन की जो वैल्यू है वो नीचे चली जाएगी, तो ये ऐसे हो जाएगा यहाँ से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू, अब सबकी वैल्यू आप रख दीजिए तो वैल्यू आपको मिल जाएगी बाकी जो आपको चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन की अगर वैल्यू यहाँ से समझते हैं, यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 0.9 × 10⁻30 kg इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड एंड मास ऑफ प्रोटॉन 1.8 × 10⁻27। और इस सबको हम रख देंगे। देखिए बाकी चीजें सब सेम थी, वो रेडियस दिया था, घुमा रहा था, चाहे कह देता कि नहीं रेडियस सेम है, रेडियस दे दिया कि आपको ये परेशान हो नहीं रेडियस का यूज कहाँ किया जाए। बाकी रेडियस सेम है तो रेडियस जब रखेंगे तो उससे कोई मतलब ही नहीं, क्वेश्चन में वैल्यू दे या दे। मैग्नेटिक फील्ड सेम है, चार्ज सेम होता ही होता है, बस वेलोसिटी निकालनी थी। वेलोसिटी के लिए आपको केवल 2 चीज की नीड थी, 3 चीजों की, वो 3 चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन थी। तो 1-2 चीजें कभी कभी क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा भी दे देगा। अब इसको जो हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, 1.5 × 10⁻3। और जिसको फर्दर अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1500 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी आप कहीं ना कहीं प्रोटॉन होने वाली। देखिए मैं थोड़ा सॉल्व करने का टाइम नहीं लेता हूँ, बस आपको मैं कैलकुलेशन करके रख लेता हूँ, जितना मेन मेजर रहता है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। आप लोग को सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि आप क्लास 12th में हैं, ऐसे कोई मेजर कैलकुलेशन नहीं है जो आपको ना आए, ठीक है।
तो बच्चों यहाँ से हमने 2 क्वेश्चन आपके ले लिए हैं। एक क्वेश्चन पहले वाला बताया, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट बताया, कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बताया। बाकी आगे सवाल मिलते रहेंगे, लेक्चर आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।